हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं इस मंथ में जो आने वाली एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आप करंट अफेयर का हमारा OSS वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज भी ले सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल करंट अफेयर की मंथ वाइज ई बुक मिलती है। मंथली करंट अफेयर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका PDF मिलता है एंड प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। तो ये साल भर का पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस मंथ का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है। बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा ये। 5 जुलाई को ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चुनाव के रिजल्ट जो है वो जारी किए गए थे। प्रधानमंत्री चुनाव में लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर ने जीत हासिल की और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। कौन बने हैं? कीर स्टार्मर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा इसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 जो है हाल ही में जारी किया है। इस इंडेक्स के द्वारा सभी देशों को 4 आधार पर, जो कि है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन एंड एथिक्स, इन 4 आधार पर रैंक जो है वो प्रदान की जाती है। 2024 के इस इंडेक्स की बात करें तो इसमें कुल 174 देशों को शामिल किया गया था और पहले स्थान पर रखा है सिंगापुर को, दूसरे स्थान पर रखा है डेनमार्क को और तीसरे स्थान पर रखा है यूनाइटेड स्टेट को। भारत की रैंक की बात करें फ्रेंड्स तो भारत को रैंक दी गई है 72। कौन सी रैंक दी गई है? 72। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत को इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कैटेगरी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी 2024 में ही T20 वर्ल्ड कप का 9वां संस्करण जो है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था और भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। T20 वर्ल्ड कप के ऊपर एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप क्रेजी जीके ट्रिक सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज़ की बात करें फ्रेंड्स T20 वर्ल्ड कप 2024 की, तो ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। फाइनल जो हुआ था वो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो दिया गया है विराट कोहली को। भारत ने 2 बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, 2007 में और 2024 में। ओके, नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप जो होगा 2026 में वो कहाँ पर आयोजित होगा? भारत और श्रीलंका में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन DC में आयोजित किया गया। कहाँ पर? वॉशिंगटन DC में। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। 9 जुलाई से देखिए 11 जुलाई के बीच में नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के दौरान नाटो देशों के मध्य शांति वार्ता और नाटो के विस्तार को लेकर बातचीत की गई। नाटो की फ्रेंड्स हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूरोप और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है जिसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूटे हैं। करंटली इसके कितने मेंबर हैं? 32 मेंबर हैं, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश। लेटेस्ट स्वीडन जो है वो नाटो का 32वां सदस्य जो है वो बना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में 9 जुलाई को मॉस्को में PM नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय और चौथे गैर रूसी व्यक्ति हैं। ये सम्मान नरेंद्र मोदी को रूस और भारत के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे
कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल जो है ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो किस देश का है? रूस का है। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में चर्चा में रहा डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, डूरंट कप जो है ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। हाल ही में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2024 का शेड्यूल जो है वो जारी किया गया, जो कि कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग में आयोजित किया जाएगा। 2024 में डूरंट कप का 133वां संस्करण जो है वो आयोजित किया जाएगा, जिसमें 24 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। अगर हम 132वें डूरंट कप की बात करें तो उसका विजेता कौन रहा था? मोहन बगान एसजी रहा था। यहाँ पर पूछा जा रहा है डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? तो फ्रेंड्स, दक्षिण पूर्वी देश इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी प्रांत के मारोस क्षेत्र में लेयांग करम्पुआंग गुफा में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग जो है वो खोजी गई है। यह गुफा पेंटिंग जो है कम से कम 51,000 वर्ष पुरानी मानी गई है। इस पेंटिंग में 3 मानव जैसी आकृतियां जो है एक जंगली सूअर के साथ बातचीत करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में हाल ही में खोजी गई? इंडोनेशिया में। चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? देखिए, सबसे पहले तो हम ब्लू लाइन के बारे में बात करें तो इजराइल और लेबनान के बीच में कोई भी आधिकारिक सीमा जो है वो नहीं है। ब्लू लाइन ही इनके बीच क्या है? सीमा निर्धारण करती है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 में निर्धारित किया था। ये ब्लू बैरल से बनी हुई है। ये लाइन भूमध्य सागर जो है वहां से लेकर पूर्व में अक्सर लेबनान और इजरायली सेना के बीच में यहाँ पर हमको विवाद जो है वो देखने को मिलता ही रहता है। हाल ही में भी ये घटना हमको देखने को मिली, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान इजराइल ब्लू लाइन सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए चेतावनी जो है वो जारी करी है। तो ब्लू लाइन सीमा जो है चर्चा में रही, लेबनान और इजराइल के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारतीय टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर को इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का कोच जो है वो बनाया है। कोच के तौर पर गौतम गंभीर ने पूर्व कोच राहुल द्रविड़ का स्थान लिया है। तो यहाँ पर गौतम गंभीर बिल्कुल सही आंसर है। विंबलडन 2024 का मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, साल भर में आप सभी को पता ही है कि 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो है वो आयोजित किए जाते हैं। साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ओपन, सेकंड नंबर पर फ्रेंच ओपन और तीसरे नंबर पर होता है विंबलडन। तो हाल ही में जुलाई मंथ में विंबलडन का आयोजन किया गया। इसमें अगर हम मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल की बात करें तो मेंस सिंगल का टाइटल जीता है फ्रेंड्स कार्लोस अल्कराज ने। नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज के बीच में फाइनल हुआ था। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने लगातार दूसरी बार विंबलडन का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इससे पहले 2023 में भी विंबलडन का खिताब जो है वो कार्लोस अल्कराज ने ही जीता था। वुमेन्स में बात करें फ्रेंड्स तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने वुमेन सिंगल का टाइटल जो है विंबलडन में अपने नाम किया है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर उन दोनों की भी बात करें हम तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता था इटली के जेनिक सिनर ने। वहीं वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था बेलारूस की आरेना सबलेंका ने। फ्रेंच ओपन 2024 की बात करें तो मेन सिंगल का टाइटल जीता था कार्लोस अल्कराज ने। स्पेन के खिलाड़ी हैं ये। वुमेन सिंगल की बात करें तो ईगा स्वेटेक जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं, उन्होंने फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल्स मतलब वुमेन सिंगल का खिताब जो है वो अपने नाम किया था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पारंपरिक फसल त्यौहार हरेला किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, हरेला जो है ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। 16 जुलाई को उत्तराखंड में हरेला त्यौहार जो है वो मनाया गया। ये त्यौहार एक प्रकार का फसल और वृक्षारोपण से संबंधित त्यौहार है। ये त्यौहार जो है हर साल कर्क संक्रांति को श्रावण मास के प्रथम दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये त्यौहार उत्तराखंड में हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हरेला किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। चर्चा में रहा राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए, राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसे 2015 में टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया था।
इस नेशनल पार्क का नाम जो है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सी राजा गोपालाचारी के नाम पर रखा गया था, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इस नेशनल पार्क का नाम जो है वो राजा जी नेशनल पार्क रखा गया। बात करें कि ये अभी चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में उत्तराखंड के राजा जी नेशनल पार्क में टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का गठन किया गया है। इस टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन होने के बाद अब राजा जी टाइगर रिजर्व में अलग अलग प्रकार के वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां जो है वो बेहतर और अच्छी तरीके से संचालित हो सकेगी। तो ध्यान रखिएगा, राजा जी नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024 पेश किया गया बजट 2024 का साइज कितना है? देखिए फ्रेंड्स, बजट पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आपको दे रखा है। चैनल के ऊपर आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे, एक अच्छे से डिटेल वीडियो दिया गया है और दूसरा MCQ वीडियो जो है वो बनाया गया है। दोनों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप थ्योरी सेक्शन कवर कर लीजिए और MCQ तो आपको लगाना ही है। आने वाली एग्जाम में 101% बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, चैनल में सर्च भी करेंगे आप बजट क्रेजी जी के ट्रिक, तो जल्दी से आपको ऊपर ही ऊपर वीडियो शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बजट 2024 की बात करें तो फ्रेंड्स इस बार जो कुल साइज़ की बात हो रही है कितनी है, 48.2 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो भारत की गवर्नमेंट ने पेश किया है। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। 23 जुलाई को भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लगातार 7th टाइम बजट जो है वो प्रेजेंट किया है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, 48.2 लाख करोड़ रुपए। इससे पहले 2023 में लगभग 45 लाख करोड़ का बजट जो है वो भारतीय गवर्नमेंट ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जुलाई माह में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 23 जुलाई को ही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो जारी किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो साल में 2 बार ये इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। इससे पहले जनवरी 2024 में ये इंडेक्स जो है वो जारी किया गया था और अभी जुलाई मंथ में इसे जारी किया गया फिर से। अगर हम देखिए अभी लेटेस्ट बात करें तो सिंगापुर को पहले स्थान पर रखा गया, दूसरे स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन को रखा गया और वहीं तीसरे स्थान पर बहुत सारी कंट्री है, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, अलग अलग टाइप की कंट्रीज़ को तीसरे स्थान पर जो है वो रखा है। भारत की बात करें पर्टिकुलर तो हम 82 नंबर पे भारत को देखते हैं। 82वें स्थान पर रखा गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को। जनवरी में भारत की रैंक 80 थी, वहाँ से 2 पायदान खिसक कर भारत की रैंक हो गई है 82। भारत के पासपोर्ट से भारत के नागरिक 58 विदेशी डेस्टिनेशन पर वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है दुनिया के पासपोर्ट को वीज़ा फ्री एंट्री के पैमाने पर मापकर उनकी रैंकिंग तय करता है। यानी कि जिस देश के पासपोर्ट का इस्तेमाल कर आप सबसे ज़्यादा डेस्टिनेशन पर वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, उस देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। तो सिंगापुर का पासपोर्ट जो है वो सबसे शक्तिशाली माना गया है और फर्स्ट रैंक पर रखा गया है सिंगापुर को। ठीक है, हाल ही में भारत को मोंगला बंदरगाह के संचालन का अधिकार मिला है। मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के संचालन का अधिकार जो है वो हासिल कर लिया है। मोंगला बंदरगाह डील जो है भारत के लिए कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बंदरगाह के जरिए भारत को उत्तर पूर्व के राज्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही मोंगला बंदरगाह पर भारत की पहुंच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये इस साल का तीसरा बंदरगाह है जिसको संचालन करने का अधिकार भारत को मिला है। इससे पहले भारत ने इस साल म्यांमार के साथ सितवे बंदरगाह और ईरान के साथ चाबार बंदरगाह की डील साइन की थी। यहाँ पर मोंगला बंदरगाह की बात हो रही है, किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने स्पेन के मनोलो मार्केस को भारतीय फुटबॉल टीम का नया कोच जो है वो नियुक्त किया है। मनोलो मार्केस की बात करें तो भारतीय फुटबॉल टीम के कोच के रूप में इगोर स्टिमक का इन्होंने स्थान लिया है। 2024-25 सेशन के लिए भारतीय फुटबॉल टीम का इन्हें कोच नियुक्त किया गया। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, मनोलो मार्केज। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे रहने योग्य मतलब लिवेबल सिटी कौन सी है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया। ये इंडेक्स में शहरों को एजुकेशन, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी
और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर रैंक दी जाती हैं। 2024 के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो कुल 173 देशों को इसमें शामिल किया गया था। पहले स्थान पर वियना को रखा है, ऑस्ट्रिया का शहर है वियना, उसको स्थान दिया गया है, जो कि विश्व की सबसे रहने योग्य सिटी है। कौन सी? वियना, ऑस्ट्रिया। डी आंसर। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किया है। अगस्त 2024 से ये पदभार इसका ग्रहण करेंगे। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 27वें अध्यक्ष हैं ये, जिन्हें वर्तमान दिनेश खारा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे पुरानी बैंक, जिसकी स्थापना 1806 में की गई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण जुलाई 1955 में किया गया था। तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ए आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत और किस देश के मध्य 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड्स, भारत और थाईलैंड सेना के मध्य हाल ही में 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया। 1 से 15 जुलाई के बीच में थाईलैंड में भारत और थाईलैंड के बीच में ये अभ्यास जो है वो किया गया। इसका उद्देश्य क्या होता है? भारत और थाईलैंड के बीच में सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। मैत्री युद्ध अभ्यास की शुरुआत जो है 2006 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, भारत और किस देश के मध्य? थाईलैंड के मध्य। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है वो शुरू करने की घोषणा करी है। 21 से 60 साल आयु की सभी महिलाओं को जुलाई 2024 से 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता जो है इस योजना के थ्रू प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आर्थिक सहायता के माध्यम से सशक्त बनाना। इसके अलावा महाराष्ट्र में लेक लड़की योजना भी देखिए चल रही है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना भी चल रही है। तो ये भी चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सभी जितने भी फाउंडेशन कोर्सेज हैं, चाहे हम जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस करें, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, स्टेट जीके, ये सभी कोर्सेज फ्रेंड्स आपको 50 रुपये से लेकर 150 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? इसके लिए आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको ये सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का भी लिंक दिया हुआ है। तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर फ्रेंड्स ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। इन सभी कोर्सेज में आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और इसी के साथ साथ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, तो अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने हर एक कोर्स को यहाँ पर डिजाइन कर रखा है। आप किसी भी कोर्स को एनरोल करेंगे, आपको पढ़ने में काफी मजा आने वाला है। तो एक बार क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है रूट एप्लीकेशन। अगर आप फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक का ऑल इन वन पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें अभी तक का पिछले 7-8 साल में जो भी हमने आपको पढ़ाया है, जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, अगर वो सारा डेटा आप एक साथ एनरोल करना चाहते हैं तो आप ऑल इन वन पैकेज ले सकते हैं। उसमें आपको जितना भी क्रेजी जीके ट्रिक का अभी तक का कंटेंट है वो मिल जाता है। तो ऑल इन वन पैकेज जो है ये रूट एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। इसको लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर, आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है। यूरोपियन काउंसिल की बात करें तो यूरोपीय संघ के देशों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करती है यूरोपियन काउंसिल। इसकी स्थापना जो है अनौपचारिक तरीके से 1961 में हुई थी और औपचारिक तरीके से 2009 में हुई। यूरोपियन काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में एंटोनियो कोस्टा का कार्यकाल जो है वो 1 दिसंबर से शुरू होगा। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा को हाल ही में अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने लाइव स्टॉक इमिशन पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? पहले तो हम पशुधन उत्सर्जन लाइव स्टॉक इमिशन की बात करते हैं। तो पशुधन मतलब कि जो गाय, भेड़, सूअर ये जो होते हैं ये मीथेन उत्सर्जन के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस में से एक है। अब हमने बात करी कि गाय, भेड़, सूअर इनसे मीथेन जो है वो उत्सर्जित होती है। तो कैसे उत्सर्जित होती है? तो ये पाचन प्रक्रिया जो डाइजेशन प्रोसेस होती है इनकी, उसके दौरान ये गैस जो है वो उत्पन्न होती है और वातावरण में ये आ जाती है। मीथेन की अधिकता हो जाती है, इससे वैश्विक तापमान जो है वो बढ़ने लगता है, जो कि जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख कारण में से एक है। तो फ्रेंड्स, यूरोपीय देश डेनमार्क दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने पशुधन उत्सर्जन मतलब लाइव स्टॉक इमिशन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है।
ये टैक्स 2030 से लागू होगा। तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन भारत के विश्वनाथ आनंद ने लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2024 जो है वो जीती है। विश्वनाथ आनंद का ये 10वां लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब है। लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट की बात करें तो ये टूर्नामेंट स्पेन के लियोन शहर में आयोजित किया जाता है। इस टूर्नामेंट में सिर्फ 4 खिलाड़ी जो है वो शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा, हाल ही में विश्वनाथ आनंद ने मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2024 जो है वो जीती है। डिक स्कॉफ ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ ली? तो डिक स्कॉफ की बात करें फ्रेंड्स, तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में इन्होंने शपथ ली है। डिक स्कॉफ को पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे के स्थान पर नियुक्त किया गया है। मार्क रूटे को हाल ही में नाटो का महासचिव जो है वो बनाया गया था। नीदरलैंड, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। 24th शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन का 24वां शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ। 3 जुलाई से लेकर 6 जुलाई के बीच में कजाकिस्तान की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। पिछले साल ही वर्ष 2023 में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी की थी। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस सम्मेलन के दौरान बहुपक्षीय सहयोग, रूस यूक्रेन युद्ध जैसे विषयों पर चर्चा की गई। अगर हम एससीओ की बात करें, शंघाई सहयोग संगठन की, तो एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका लक्ष्य क्या है? शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। भारत के किस राज्य में शुतुरमुर्ग मतलब ऑस्ट्रिच का विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया है? तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का विश्व का प्राचीनतम घोंसला जो है वो खोजा गया है। ये जो घोंसला है ये लगभग 41,000 साल पुराना है, जिसमें शुतुरमुर्ग के कई अंडे जो है वो प्राप्त हुए हैं। ये घोंसला भारतीय उपमहाद्वीप में मेगाफोना के विलुप्त होने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो भी देता है। मेगाफोना क्या? मेगाफोना शब्द का इस्तेमाल एक निश्चित वजन सीमा मतलब आमतौर पर 50 किलोग्राम से ऊपर के जीवों के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, भारत के किस राज्य में शुतुरमुर्ग का विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण मतलब लोन को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने भारत में हरित हाइड्रोजन पहल विकास को समर्थन देने के लिए $1.5 बिलियन की मंजूरी दी है। इस फंडिंग से भारत में ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर और अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, वह ऊर्जा जो कि नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो भारत में इन सभी को बढ़ावा मिलेगा इस फंडिंग से। तो ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक के द्वारा $1.5 बिलियन के लोन को हाल ही में मंजूरी दी गई है भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है? कौन सा है फ्रेंड्स? रिम ऑफ द पैसिफिक। हाल ही में ही भारतीय नेवी ने प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में स्थित हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पर रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। 27 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया गया। इस बार इसकी थीम क्या थी? पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। 2024 में इस एक्सरसाइज का नेतृत्व जो है वो अमेरिकी नौसेना के द्वारा किया गया। भारत की ओर से नौसैनिक जहाज INS शिवालिक ने रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। रिमपैक की बात करें, रिम ऑफ द पैसिफिक की, तो फ्रेंड्स यह हवाई में आयोजित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, जिसका उद्देश्य क्या है? मित्र देशों की जो नेवी है, नौसेना है, उनमें सहयोग को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कौन सा है? रिम ऑफ द पैसिफिक, सी आंसर। चर्चा में रहा अहोम मोइदम किस राज्य में स्थित है? देखिए, अहोम मोइदम की बात करें तो असम के शाही परिवारों का एक कब्रिस्तान है। ये मध्यकालीन युग के असम के कलाकारों की एक शानदार वास्तुकला और विशेषज्ञता का नमूना है। हाल ही में असम के चराईदेव जिले में स्थित अहोम युग के अहोम मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश जो है वो की गई है, इसीलिए ये काफ़ी सुर्खियों में है। अहोम मोइदम किस राज्य में स्थित हैं? असम में स्थित हैं। इनमें से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां सदस्य बना है? हाल ही में फ्रेंड्स कजाकिस्तान की अध्यक्षता में 3 से 6 जुलाई के बीच में, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि 2024 शंघाई सहयोग संगठन का आयोजन किया गया था।
इस सम्मेलन के दौरान यूरोपीय देश बेलारूस जो है वो एससीओ मतलब शंघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। 2023 में ही ईरान जो है वो एससीओ का 9वां सदस्य बना था। 10वां सदस्य कौन बना है? बेलारूस बना है। वर्तमान में एससीओ के 10 सदस्यों की बात करें तो कौन कौन है? ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इसका अगला आयोजन कब होगा? 2025 में चीन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कलाकार कुंबले श्रीधर राव का निधन हो गया। इनका संबंध किस कला से था? तो फ्रेंड्स, हाल ही में यक्षगान के कलाकार कुंबले श्रीधर राव का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कुंबले श्रीधर राव की बात करें, ठेंकुथित्तु शैली से ये संबंधित थे। इन्होंने मध्य पूर्वी और पश्चिमी एशियाई देशों में यक्षगान शैली को पहचान जो है वो दिलाई है। यक्षगान में असाधारण योगदान के लिए कुंबले श्रीधर राव को राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनका निधन हो गया। यक्षगान, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कर्नाटक प्रदेश की एक सांप्रदायिक नाटक और नृत्य शैली है। यह कला आर्ट अथवा बैलाट नाम से भी जानी जाती हैं। किस कला से संबंधित थे कुंबले श्रीधर राव? यक्षगान से संबंधित थे। डी आंसर। इनमें से किसे ईरान का 9वां राष्ट्रपति चुना गया है? तो फ्रेंड्स, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति चुनाव जो है ईरान में कंप्लीट हुए। 6 जुलाई को ईरान देश में राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट जो है वो जारी हुए, जिसमें मसूद पेजेशकियान ने सईद जलीली को हराकर ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं। तो यहाँ पर मसूद पेजेशकियान, सी आंसर बिल्कुल सही होगा, ईरान के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को जून माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की गई, जिसमें जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो घोषित किया गया है जून माह का। T20 वर्ल्ड कप 2024 में उनके शानदार प्रदर्शन के चलते जून माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। वहीं अगर हम आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें जून माह के लिए, तो स्मृति मंदाना को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो मनाया जाता है। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी, ये जरूर दिमाग में रखिएगा। लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। 1989 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने की घोषणा करी थी। जनसंख्या चुनौतियों के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 11 जुलाई को हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर की मौत हुई है? तो नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी ने टाइगर की मौत से संबंधित हाल ही में आंकड़े जारी करे हैं। 2024 में अब तक 75 टाइगर की मौत हो चुकी है और सर्वाधिक बाघों की मृत्यु जो है वो मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में मृत्यु जो है वो दर्ज की गई। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक टाइगर की मौत किस राज्य में दर्ज की गई? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। सबसे ज़्यादा भारत में अगर टाइगर कहीं मौजूद है किसी स्टेट में तो मध्य प्रदेश में है। दुनिया की पहली CNG बाइक किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च करी है? तो बजाज ऑटो कंपनी दुनिया की पहली CNG बाइक को लॉन्च करने वाली कंपनी बन गई है। दुनिया की पहली CNG बाइक का नाम जो है बजाज फ्रीडम रखा गया है। यह बाइक पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट के अनुकूल है। CNG बाइक्स पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कम पॉल्यूशन करती हैं। CNG के इस्तेमाल से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन जो है वो कम होता है, जिससे कि वायु की गुणवत्ता जो है क्वालिटी उसमें भी हमको सुधार देखने को मिलता है। तो दुनिया की पहली CNG बाइक किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च करी है? बजाज ने। इनमें से किसने एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है वो सऊदी अरब के रियाद में किया गया और भारतीय खिलाड़ी ध्रुव सितवाल ने पंकज आडवाणी को हराकर एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। किसने? ध्रुव सितवाल ने। ध्रुव सितवाल ने इससे पहले 2015 और 2016 में एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जो है वो जीता था। वहीं अगर हम एशियाई महिला बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो भारत की देखिए अनुपमा रामचंद्रन जो है वो विजेता रही हैं, जिन्होंने थाईलैंड की पंचया चन्नोई को हराया है फाइनल में। यहाँ पर पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 की बात हो रही है तो ध्रुव सितवाल। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी की शुरुआत करी है? यहाँ पर प्रोजेक्ट परी की बात कर रहे हैं तो इसका पूरा नाम है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है, जिसे ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है?
पुरानी लोक कला और संस्कृति को आधुनिक विषयों और नई तकनीक नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर एक नई कला को तैयार करना। प्रोजेक्ट परी के तहत देश भर से 150 से ज़्यादा दृश्य कला से जुड़े कलाकार जो है वो दिल्ली में पेंटिंग, चित्र, मूर्तियाँ जैसी कलाकृतियाँ को बनाने का काम करेंगे। तो किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी की शुरुआत करी है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मतलब संस्कृति मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज पीच ब्लैक 24 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो किस देश के द्वारा की गई? देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर होगा। एक्सरसाइज पीच ब्लैक 24। एक्सरसाइज पीच ब्लैक 24 में दुनिया भर के 140 से अधिक विमान ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। भारत के इंडियन एयरफोर्स की ओर से एक्सरसाइज पीच ब्लैक 24 में Su-30 MKI फाइटर जेट्स ने पार्टिसिपेट किया। दिमाग में रखिएगा, एक्सरसाइज पीच ब्लैक 24 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी संस्था न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष जो है वो रजत शर्मा को बनाया गया है। रजत शर्मा आप सभी को पता ही है कि इंडिया टीवी के चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ हैं। रजत शर्मा को अविनाश पांडे के स्थान पर अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। NBDA की बात करें, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन की, तो भारत में अलग अलग प्रकार के करंट अफेयर्स और समाचार टेलीविज़न प्रसारकों का एक निजी संघ है। इसका पुराना नाम क्या था? न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन NBA। 2022 में इसका नाम बदला गया और NBDA कर दिया गया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। यहाँ पर रजत शर्मा बिल्कुल सही आंसर है। जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादक मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट किया है, MRA किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी 8 जुलाई को भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पाद को मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट MRA जो है वो साइन हुआ है, मतलब लागू हुआ है। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता है। थोड़ा इसको समझते हैं हम। भारत और ताइवान के बीच ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के व्यापार को फैसिलेट मतलब सुविधाजनक बनाने के लिए म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट जो है वो लागू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि दोनों देश जो है एक दूसरे के जैविक उत्पादकों की सर्टिफिकेशन प्रोसेस को मान्यता देंगे। इससे क्या होगा? ट्रेडर्स को अब अपने उत्पादकों को दोनों देशों में बेचना जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें हर बार अलग अलग सर्टिफिकेशन प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का व्यापार भी बढ़ेगा और दोनों देशों के जो किसान हैं और कंज्यूमर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पाद को मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट MRA किया है? ताइवान के साथ में। ए आंसर। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में किस भारतीय कलाकार ने गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जो है वो जीता है? तो फ्रेंड्स, किसने जीता है? सुदर्शन पटनायक ने। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने सेंट पीटर्सबर्ग रूस में अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जो है वो अपने नाम किया है। भारत के सुदर्शन पटनायक ने महाप्रभु जगन्नाथ के रथ और उनके भक्त बलराम दास की 12 फीट ऊंची मूर्ति बनाकर यह खिताब जो है वो अपने नाम किया है। सुदर्शन पटनायक ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। भारत सरकार के द्वारा इन्हें 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, सुदर्शन पटनायक को। ए आंसर। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। जेम्स एंडरसन की बात करें तो इन्होंने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है वो वेस्टइंडीज के अगेंस्ट खेला। जेम्स एंडरसन ने अपने करियर में कुल मिलाकर 704 विकेट जो है वो अपने नाम किए। फरवरी 2023 में एंडरसन ICC पुरुष टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने थे। तो इंग्लैंड से संबंधित हैं, यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 15 जुलाई को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किए? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के अध्यक्ष KP शर्मा ओली ने 15 जुलाई को नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। KP ओली को प्रधानमंत्री पद की शपथ जो है वो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिलाई है। KP शर्मा ओली ने किसका स्थान लिया है? पुष्प कमल दाहाल का स्थान लिया है, जो कि प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत में हार गए थे। चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने KP शर्मा ओली। पहली बार वो 2015 में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, यहाँ पर KP शर्मा ओली करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि सर हम करंट अफेयर को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, हम कैसे इसको कवर करें। एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन हमको करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आप सभी के लिए करंट अफेयर का एक 1 स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज जो है वो डिज़ाइन कर रखा है।
उसका नाम है OSS करंट अफेयर। ये साल भर का करंट अफेयर होता है। ये ईयरली करंट अफेयर का एक पैकेज है। अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको हर मंथ डिटेल करंट अफेयर की ई बुक मिलती है, जिसमें हर एक करंट अफेयर को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा जो मैं आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ उसकी भी आपको डिटेल PDF मिलती है। एंड हम मंथ वाइज आपको इसके अंदर मॉक टेस्ट भी देते हैं, जिससे कि आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो करंट अफेयर का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है इस पैकेज के अंदर। तो काफ़ी बच्चों ने एनरोल कर रखा है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। मात्र 199 रुपीज़ इसकी प्राइस है, जो कि साल भर के लिए आपको मिल जाता है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक पैकेज हमने डिज़ाइन किया है। अगर आपको सीरियसली एग्जाम क्रैक करना है तो आपको इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहिए। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने एक दिन में सबसे अधिक पौधे लगाने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया था। इस अभियान के तहत एक ही दिन में 11 लाख पौधे जो है वो रोपे गए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान जो है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पूरे देश में पौधारोपण को बढ़ावा देना है। ओके, यहाँ पर इंदौर बिल्कुल सही आंसर है। भारत के किस अनुसंधान संस्था ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू करी है? तो फ्रेंड्स किसने करी है? देखिए 16 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 96वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है। ये कार्यक्रम जो है 5 वर्षों तक चलेगा, जिसमें प्रारंभिक तौर पर अनुसंधान जो है वो उच्च उपज वाले तिलहन और दालों पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि और पशुपालन में अनुसंधान को बढ़ावा देना। यहाँ पर हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की बात करी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। तो भारत के किस अनुसंधान संस्था ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू करी है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, ICAR ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंग्लैंड को हराकर किस देश ने यूरो कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है? देखिए यूरो कप की बात करें तो हर 4 साल में आयोजित होने वाला एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। यूरो कप 2024 की बात करें तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। फाइनल जो हुआ था वो स्पेन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, और स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर यूरो कप 2024 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ये स्पेन का चौथा यूरो कप खिताब था। इससे पहले स्पेन ने 1964, 2008 और 2012 में यूरो कप का खिताब जो है वो जीत रखा है। ठीक है, तो स्पेन ने यूरो कप 2024 का खिताब अपने नाम किया। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका 2024 का खिताब अपने नाम करा है? तो फ्लोरिडा में हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए कोपा अमेरिका 2024 के फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका चैंपियनशिप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। कोपा अमेरिका 2024 की बात करें तो ये 48th एडिशन था इसका, जिसका आयोजन साउथ अमेरिका में किया गया था। कुल 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और अर्जेंटीना जो है वो इसका विजेता रहा है। 16वां खिताब है अर्जेंटीना का ये। कोपा अमेरिका दक्षिण अमेरिकी की राष्ट्रीय टीमों के बीच आयोजित होने वाली एक फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत 1916 में हुई थी। 2024 कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। पॉल कागामे किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो पॉल कागामे की बात करें तो चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। पॉल कागामे वर्ष 2000 से रवांडा के राष्ट्रपति बने हुए हैं। रवांडा की बात करें तो रवांडा पूर्वी मध्य अफ्रीका में एक जमीन से घिरा देश है, मतलब लैंडलॉक कंट्री है। इस देश को हजारों पहाड़ियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। रवांडा की राजधानी जो है वो क्या है? किगाली है। तो पॉल कागामे किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए? रवांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन LTTD कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझते हैं कि डिसैलिनेशन होता क्या है। तो डिसैलिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें समुद्री जल सी वाटर से नमक और जो अन्य मिनरल्स होते हैं उनको हटाया जाता है, ताकि इसे पीने योग्य मतलब ड्रिंकेबल बनाया जा सके। आसान शब्दों में समझें तो पानी को पहले गर्म किया जाता है, जिसके बाद वो क्या होता है? स्टीम में बदल जाता है। फिर इस स्टीम को ठंडा किया जाता है, जिससे कि वह वापस से पानी में बदल जाता है। और इसी प्रोसेस में नमक और खनिज जो होते हैं, मिनरल जो होते हैं, वो पानी से अलग हो जाते हैं और शुद्ध पानी मतलब प्योर वाटर जो है वो प्राप्त होता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसैलिनेशन। तो
तो लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन LTTD जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है विश्व का पहला? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है फ्रेंड्स? हाल ही में अभी लक्षद्वीप में स्थापित किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मल विलवणीकरण मतलब LTTD लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन लक्षद्वीप में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? लक्षद्वीप में पेयजल की व्यवस्था करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लाडला भाई योजना की शुरुआत की है। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा लड़का भाऊ योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 12वीं पास बच्चों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये और ग्रेजुएशन करने वालों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाने की घोषणा करी है। इस योजना का लाभ जो है 18 से 35 वर्ष के बीच के युवाओं को दिया जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई लड़का भाऊ योजना? महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। भारत के किस मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना शुरू की है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। यहाँ पर अस्मिता का पूरा नाम क्या है? ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। इस परियोजना का लक्ष्य क्या है? 5 वर्षों के भीतर 22 भाषाओं में 1000 पुस्तकें तैयार करना। साथ ही इस पहल के तहत जून 2025 तक कला, विज्ञान और वाणिज्य धारकों को कवर करने वाली 1800 पाठ्य पुस्तकें जो है वो भी तैयार करना है। तो भारत के किस मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना शुरू करी है? शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। डी आंसर। जुलाई 2024 में लंदन से वाघनख भारत लाया गया। ये किस मराठा शासक से संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, वाघनख जो है ना, इसके इतिहास के बारे में बात करें तो एक प्रकार का ये हथियार है। 1659 में बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल को मारने में शिवाजी महाराज ने इसी हथियार का इस्तेमाल किया था। 18वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज का यह वाघनख जो है उस समय मराठा साम्राज्य की राजधानी सतारा में रखा गया था। 1818 में मराठा पेशवा ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी को गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। हाल ही में अभी लंदन से वाघनख जो है वो भारत लाया गया। यह किस मराठा शासक से संबंधित है? छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है। ए आंसर। भारत में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स, कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है? मानस हेल्पलाइन। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मानस हेल्पलाइन और वार्षिक रिपोर्ट 2023 जो है वो जारी करी है। मानस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। भारत में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए मानस हेल्पलाइन जो है वो शुरू की गई है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जो कि है 1933। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, मानस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो हाल ही में भारत के टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। भारत दुनिया का 28वां देश बन गया है जिसके टेनिस खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। इसमें उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने टेनिस के विकास में अहम योगदान दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में लिएंडर पेस जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में हाल ही में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में श्री मचेल माता यात्रा धार्मिक उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है? तो किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में वार्षिक श्री मचेल माता यात्रा धार्मिक उत्सव की शुरुआत हुई है। मचेल माता देवी दुर्गा का मंदिर है जो कि किश्तवाड़ के मचेल गांव में स्थित है। यह यात्रा हर साल जुलाई अगस्त के माह में शुरू होती है जो कि लगभग 45 दिन के बाद संपन्न होती है। तो मचेल माता यात्रा धार्मिक उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है? ये जम्मू एंड कश्मीर से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का कौन सा शहर 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा शहर कर रहा है फ्रेंड्स? नई दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 21 जुलाई को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम जो है उसमें 46वें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बैठक का उद्घाटन किया। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के इस 46 सेशन का आयोजन जो है वो 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में किया गया। भारत अब तक 4 बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सदस्य रह चुका है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग की शुरुआत कब हुई थी? 1977 में हुई थी।
यह बैठक जो है साल में एक बार होती है और इसमें कन्वेंशन के 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि जो है वो शामिल होते हैं। इस मीटिंग में क्या काम होते हैं? फाइनेंस एलोकेशन से रिलेटेड नई विरासत स्थल को शामिल करने पर चर्चा होती है, धरोहर स्थलों के संरक्षण के बारे में भी चर्चा की जाती है। तो इस तरीके से मीटिंग जो है वो कंप्लीट होती है। तो ध्यान रखिएगा, भारत ने पहली बार विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी करी है। 46वें सेशन का आयोजन जो है वो भारत में किया गया, कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा उपवन और हेरिटेज वन योजना शुरू की गई? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में उपवन और हेरिटेज वन योजना जो है वो शुरू की गई है। उपवन योजना के तहत राज्य सरकार जो है शहरों से लेकर गांवों तक पौधे लगाने का काम करेगी और लोगों को पौधारोपण करने के लिए जागरूक करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में हरियाली बढ़ाकर राज्य के भूजल स्तर में सुधार करना, साथ ही साथ पर्यावरण और जलवायु प्रभाव को भी कम करना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित जो है वो किया गया है। अभिनव बिंद्रा ये सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले 1983 में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। अभिनव बिंद्रा को यह सम्मान जो है ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। आप सभी को पता ही है कि भारत की तरफ से इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड जीतने वाले ये पहले व्यक्ति हैं ओलंपिक में, अभिनव बिंद्रा। 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया था। तो यहाँ पर अभिनव बिंद्रा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य में हाल ही के दिनों में एक नई प्लांट प्रजाति जो है फ्लोगेकेंथस सुधांशु शेखारी की खोज की गई है। इस नई प्रजाति का नाम जो है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु शेखर दास के सम्मान में रखा गया है। भारत में फ्लोगेकेंथस वंश की 13 प्रजातियां वर्तमान में है और ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और पूर्वी हिमालयी राज्यों में फैली हुई है। ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस अभयारण्य से पोमा, पाम, पाचिन, चिंके ये नदियां जो है वो बहती हैं। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में पीआर श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा की। पीआर श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर और भारत के पूर्व हॉकी कप्तान पीआर श्रीजेश ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। पेरिस ओलंपिक पीआर श्रीजेश का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है, जिसके बाद वो संन्यास ले लेंगे। हाल ही में उन्होंने संन्यास की घोषणा करी। पीआर श्रीजेश टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे, जहां पर भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जो है वो अपने नाम किया था। 2021 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था और 2021 में ही वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। तो पीआर श्रीजेश हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा करी। किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। किस देश के टेनिस स्टार एंडी मरे ने संन्यास की घोषणा की है? तो ब्रिटेन के टेनिस स्टार एंडी मरे ने हाल ही में टेनिस खेल से संन्यास की घोषणा करी है। एंडी मरे जो है वो पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास ले लेंगे। इनका ये पेरिस ओलंपिक जो है वो आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। इन्होंने कई ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं, जैसे कि विंबलडन, यूएस ओपन, और इसी के साथ साथ 2012 और 2016 में ओलंपिक में देखिए ये मेन सिंगल के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ब्रिटेन के टेनिस स्टार एंडी मरे ने टेनिस खेल से हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने पेरिस फ्रांस में 142वें सत्र के दौरान ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम की घोषणा करी है और पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम का आयोजन 2025 में सऊदी अरब में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? सऊदी अरब में। ई स्पोर्ट्स गेम की बात करें तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन टूर्नामेंट और प्रतियोगिताओं के माध्यम से खेल जो है वो खेले जाते हैं। 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम का आयोजन जो है वो सऊदी अरब में किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम जो है वो बदल दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल वह जगह है जहां पर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर अब गणतंत्र मंडप जो है वो कर दिया गया है। इससे पहले ही अभी हमने बात करी थी मुगल गार्डन की। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान जो है वो किया गया था। यहाँ पर गणतंत्र मंडप बिल्कुल सही आंसर होगा। इनमें से किसे भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? तो फ्रांस के पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के
142वें सत्र का आयोजन जो है वो हाल ही में किया गया। सत्र के दौरान लगातार दूसरी बार नीता अंबानी को भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है। नीता अंबानी को पहली बार 2016 के रियो ओलंपिक के दौरान भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? पियरे डे कोबर्टिन के द्वारा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नीता अंबानी भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य चुने जाने वाली पहली महिला भी है। 2030 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने शीतकालीन ओलंपिक 2030 और 2034 के मेजबान देशों की घोषणा करी है। 2030 का आयोजन फ्रांस में होगा, वहीं 2034 का आयोजन जो है वो अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में किया जाएगा। फ्रांस इससे पहले 1924, 1968 और 1992 में शीतकालीन मतलब विंटर ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी कर चुका है। शीतकालीन ओलंपिक की बात करें हम तो हर 4 साल में एक बार आयोजन होता है इसका। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1924 में हुई थी। लास्ट विंटर ओलंपिक चाइना में हुआ था 2022 में। 2026 में अब आयोजित होना है इटली में। ओके, यहाँ पर फ्रांस बिल्कुल सही आंसर होगा। 2030 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल चराईदेव मोईदाम किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि 46वें विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन जो है वो भारत में किया गया। इस मीटिंग में असम राज्य में स्थित चराईदेव मोईदाम को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल जो है वो घोषित किया गया है। चराईदेव मोईदाम की बात करें तो ये ताई अहोम जनजातियों के राजाओं के कब्र का एक स्थल है। इसका निर्माण जो है 13वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम राजाओं द्वारा किया गया था। अगर हम हाल ही में घोषित भारत के अन्य यूनेस्को साइट्स की बात करें तो 42वीं साइट्स थी होयसल मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित हैं? कर्नाटक में स्थित हैं। 2023 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया था। 41वीं साइट घोषित किया गया था शांति निकेतन को, जो कि कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। वहीं 40वीं साइट घोषित किया गया था धोलावीर, जो कि गुजरात में स्थित है। हाल ही में अभी भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल जो है चराईदेव मोईदाम को घोषित किया गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है? असम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण है? तो फ्रेंड्स देखिए, पेरिस में 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। आप सभी को पता ही है कि पेरिस जो शहर है ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस ओलंपिक का आयोजन जो है वो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में किया जा रहा है। इस पेरिस ओलंपिक 2024 में 32 खेल जो है वो शामिल किए गए हैं, जिसमें से 4 नए खेल हैं। कौन कौन से? ब्रेकिंग मतलब ब्रेक डांस, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। इन 4 खेलों को शामिल किया गया है। भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक 2024 में 117 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 70 मेल और 47 जो है वो फीमेल एथलीट हैं। देखिए, ओलंपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो ओलंपिक के ऊपर मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दूंगा, जिसमें ओलंपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम अच्छे से कवर करेंगे। पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड MCQ भी हम कवर करेंगे। हिस्ट्री के ऊपर मैंने देखिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा है ओलंपिक की हिस्ट्री से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओलंपिक की हिस्ट्री से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी IAS ऑफिसर प्रीति सूदन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। किसे? प्रीति सूदन को। प्रीति सूदन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट करेगी। इनका कार्यकाल अप्रैल 2025 तक चलेगा। प्रीति सूदन की बात करें तो UPSC के अध्यक्ष बनने वाली सेकेंड वुमेन है। पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? रोज मिलियन बाथू। प्रीति सूदन को फॉर्मर प्रेसिडेंट मनोज सोनी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। मनोज सोनी ने हाल ही में अभी व्यक्तिगत कारणों से रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया था। तो यहाँ पर प्रीति सूदन बिल्कुल सही आंसर होगा। इनमें से किस भारतीय जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स, 30 जुलाई को पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अपने नाम किया है। मनु भाकर ने इससे पहले भी 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। तो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली आज़ादी के बाद पहली खिलाड़ी बनी है। इसके अलावा शूटिंग इवेंट में ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला भी कौन बनी है? मनु भाकर बनी है। यहाँ पर मनु भाकर और सरबजोत सिंह। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं।
आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड हमने एक डेडिकेटेड पैकेज आपके लिए डिज़ाइन कर रखा है, OSS करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर का। इस ईयरली करंट अफेयर के पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जो मैं आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, इसका PDF मिल जाता है, एंड मॉक टेस्ट जो है वो दिए गए हैं हमने मंथ वाइज, तो आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अच्छे से हमने आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया है और काफ़ी बच्चों ने एनरोलमेंट किया उसके अंदर, और बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से एग्जाम में देखने को भी मिल रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक करंट अफेयर का OSS पैकेज में एनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं। मात्र 199 रुपये का ये कोर्स है, पूरे साल भर के लिए आपको ये मिल जाता है। तो करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल इस कोर्स से आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।